in association with Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। पूरी दुनिया का डर आखिर सच ही हो गया। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव तक में धमाके सुने गए हैं। जिस अफरा तफरी की आशंका थी उसकी शुरुआत हो गई है। इस हमले के चलते यूक्रेन के नागरिकों पर जो बीत रही है उसे हमने अपनी खास पेशकश दुनियादारी में आपको बताया। यूक्रेन के राजदूत ने भारत से दखल देने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि प्रोटोकॉल के पालन जैसी बातों का वक्त नहीं रहा। यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला हो गया है। नागरिकों की जानें जा रही हैं। अब राजनयिक सहयोग की ज़रूरत है। दी ललन टॉप शो के इस एपिसोड में हमारा पूरा ध्यान लगा हुआ है यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों पर। हमने आपको 22 और 23 फरवरी के बुलेटिन में बताया था कि यूक्रेन में फंसे हुए छात्र कैसी मुसीबत में हैं। अब तक छात्र ये कह रहे थे हमसे कि घर वाले परेशान हैं, लेकिन हम सुरक्षित हैं, भारत लौटने की तैयारी कर रहे हैं। अनहोनी की आशंका इनको थी, लेकिन डोनबास प्रांत से बाहर के इलाकों में दहशत न के बराबर थी। मतलब जहां पे रूस ने अभी हमला किया है और पहले से भी तनाव चल रहा था, उससे दूर जो लोग रह रहे थे पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ, वो लोग ये कह रहे थे कि हालत ठीक है, हम लौटने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी पैनिक नहीं है। अब लेकिन पुतिन के जंग के ऐलान ने सब कुछ बदल दिया है। सबसे फौरी चुनौती तो है सकुशल भारत लौटना। आज सुबह भी एक फ्लाइट में भारतीय छात्र और दूसरे भारतवंशी दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन भारतीय समय के अनुसार सुबह तकरीबन 7:30 बजे यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार ने पूरी यूक्रेन की हवाई सीमा को बंद कर दिया। इसके बाद यूक्रेन की सरकार ने एक नोटैम यानी नोटिस टू एयर मिशंस जारी किया, NOTAM। इस नोटिस के तहत यूक्रेन में सभी सिविलियन फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई। जब तक इस नोटिस की जानकारी सभी को हुई, तब तक नई दिल्ली से एयर इंडिया का एक विमान कीव के लिए उड़ान भर चुका था। इस फ्लाइट का नाम था AI-1947। नोटैम के चलते AI-1947 को बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया। आधे रास्ते से विमान के लौटने की खबर जैसे ही कीव में फ्लाइट का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों को मिली, वो परेशान हो गए। इन बच्चों में से ऐसे कई थे जिन्होंने अपना हॉस्टल या किराए का घर छोड़ दिया था क्योंकि वो जा रहे थे। एयर स्पेस बंद होने का मतलब ये था कि इन छात्रों को तुरंत कोई दूसरी मदद भी नहीं मिल पाएगी। तब ये बच्चे कीव में भारतीय दूतावास पर गए। यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों ने दी ललन टॉप से बात करते हुए यह वाकया सुनाया। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। ये जो वीडियो बना वो मेरे दोस्त ने बनाया, वाकिब अमीन है। उसका आज 6:30 बजे फ्लाइट था, तो वो कैंसिल हो गया। तो वो आप एम्बेसी के बाहर गए हैं, एम्बेसी ने पहले दरवाजा नहीं खोला, फिर शायद इसके बाद ट्वीट के बाद अभी एम्बेसी का एक और एम्बेसडर का एक और वो एडवाइजरी आया है। एम्बेसडर ने खुद एक लेटर लिखा है अभी शायद इसी हम मीटिंग के दौरान। तो उन्होंने कहा है कि उनको पहले गार्ड ने बोला, गार्ड को शायद वो भी शायद इंडियन है, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं खोल सकते, मैं तो गार्ड हूँ, दरवाजा खोलने का इजाजत नहीं है। फिर उन्होंने शायद वहां कुछ वो कहा, फिर जाकर शायद एम्बेसी ने दरवाजा खोला। अब वो हाँ भैया, एम्बेसी ने अभी पिछले 1 घंटे पहले एक स्कूल का व्यवस्था किया है वहाँ, शायद कुछ सेकेंडरी स्कूल होगा, वहाँ बच्चों को रखा गया है अभी जो वहाँ बाहर थे। यही अपडेट है। ठीक है, वो बात यहाँ पूरी हो जाती है। इन्हीं छात्रों ने हमें वो वीडियो भी दिखाया जो भारतीय दूतावास के बाहर खड़े बच्चों ने बनाया था। इन वीडियोस में दूतावास के बाहर खड़े छात्रों की दूतावास के कर्मचारियों से बातचीत थी। बच्चे अंदर नहीं घुस पाए, बाहर खड़े होकर सिक्योरिटी स्टाफ से बात करते रहे। बच्चों ने गुहार लगाई कि सर अंदर से किसी को बुला लीजिए, हम बड़ी परेशानी में हैं, हमारा सारा सामान चेक इन में चला गया है, पहनने को कपड़ा नहीं है, -1 का तापमान है, हम कहाँ जाएं, ये बच्चे पूछ रहे थे। तब एम्बेसी के स्टाफ की तरफ से कहा गया कि अब तक आप वापस क्यों नहीं गए, इतने दिन से कह रहे हैं वापस जाओ, अभी तक क्यों नहीं गए। छात्रों ने कहा कि सर सिर्फ 2 दिन पहले एम्बेसी ने जाने को कहा था। ये उस वीडियो में सुनाई आता है, छात्रों की बात है। तब सिक्योरिटी स्टाफ ने कहा कि आप बाहर वेट कीजिए, 2-2 छात्रों के लिए मीटिंग नहीं बुला सकते। आपको अगर यकीन नहीं होता है कि हम क्या कह रहे हैं तो ये 2 वीडियोस आप देखिए और देखने के साथ बातचीत को भी पूरा सुनिए। ठीक है, इतने दिन क्या करते रहे? इतने दिन से यूक्रेन खाली करने के लिए बोल रहे थे स्टूडेंट को। हमारी गलती नहीं है, इंडियन एम्बेसी 2 दिन पहले ही बोले, 2 दिन पहले ही बोले, हमारी गलती है। कोरोना के टाइम में भी ना एम्बेसी के कह रहे सारे चले गए, एम्बेसी वाले हम परेशान है, ऊपर से हम ऐसे कहकर तो नहीं चलेगा। अब तो परेशानी वाला की बात कर रहे हैं। बात सुनिए,
आप वेट कर लीजिए, वेट करें सर, ठीक है, तो वेट करिए। अब हमारे हाथ में भी थोड़ी है कि हम करेंगे या ऑफिसर, वो हेडक्वार्टर से आएगा यार, दिल्ली से डायरेक्शन आएगा। तो मिलेगा ना, हम क्या करें अभी? कैंसिल तुम्हें क्या, हमें नहीं, हमारे नहीं बीवी बच्चे हैं क्या? सर मैं समझता हूँ सर, बात समझिए हाँ, सर, ठीक है, ये बात आप अंदर बता दीजिए कि थोड़े बच्चे वेट करें कि यार, जाने की अंदर क्यों ना, ऑलरेडी पता है यार, रात का पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये। बोल रहा है कि बाहर वेट करने आप वेट कर लीजिए, ठीक है सर, वेट करने के थोड़ा और कुछ चाह नहीं है अभी, जो आएगा डिसीजन ऊपर से आएगा। चलो इस टाइम में वेट करते हैं, चलो इस देखो time में। हमारी भी क्या है, हमारी देख बात सुनो, हमारी क्या है, जो अंदर से ऑर्डर आएगा हमें बता देंगे आपको। समझिए सर, सर हमारा सारा बैग चेक इन में चला गया, एक स्वेटर तक नहीं है पहनने को, उसमें चला गया। अभी ऐसे इस टाइम ठंड में में इधर बाहर वही खड़े बाहर तो खड़े आपका रहेंगे। प्रॉब्लम है ना, आपको ले लेना है पहले ही कंडीशन। सर बैग अंदर चेक इन में चला गया, कैसे नहीं लेंगे? हम बार बार गए immigration तो में वहाँ से गए थे। लेने के लिए बड़ा बैग, लेकिन वो दे ही नहीं बात रहे सुनो, थे। ये सारे आंसर क्वेश्चन ना ये छोड़ दो आप, कुछ मत ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये ये देखो, हमारे हम से इतने ये दूर नहीं। से आए अब जो हैं सिर्फ यही सुनने के लिए। हाँ, आप वेट कर लीजिए वहाँ पे, ठीक ये है। देखो, ये सब सुनने के लिए हम इतने दूर से आए हैं। हाँ, जोर से बात करें। आप लोगों को शेल्टर के लिए बात हो रहा है, मीटिंग हो रहा है। मीटिंग हो रहा है अभी, उसके लिए होगा ये थोड़ी नहीं, कि हम आप दो security से बच्चे बात के नहीं लिए करेंगे, ये किसी अलग और से को ले बुलाएंगे। जाएंगे, अभी दुनिया भर के आएंगे बच्चे। इस वीडियो को पोस्ट करने वाले छात्र से दिल ललन टॉप ने बात की। उन्होंने बताया कि वो तो भारत आ गए हैं, लेकिन उनका दोस्त यूक्रेन में फंसा हुआ है और उसी ने ये वीडियो बनाया और उनको भेजा। कोई समाधान नहीं तो ट्विटर ही सही। वैसे अब इन बच्चों के लिए एम्बेसी ने एक शेल्टर की व्यवस्था कर दी है, इन्हें भोजन भी उपलब्ध कराया गया है। यूक्रेन में जिन भी भारतीय नागरिकों के सामने रहने की समस्या है, उनके लिए रहने की व्यवस्था करने की बात भारतीय दूतावास ने की है। यहाँ से बच्चे कहाँ ले जाए जाएंगे, इसकी जानकारी फिलहाल दिल ललन टॉप के पास नहीं है। यूक्रेन में फंसे छात्रों की यह भी शिकायत है कि एम्बेसी वाले फोन नहीं उठा रहे हैं। सुनिए। नहीं, पहले तो ठीक था, पर अब शायद बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे तो कॉल वो जा भी नहीं रहा है ठीक से। तो पर जब मतलब जैसे ही वो हुआ, एक एडवाइजरी सुबह आया और शायद 10:30 के आसपास भी दूसरा एडवाइजरी उनका आ गया था कि देयर इज नो नीड टू पैनिक और एंड वी माइट बी रिलोकेटिंग यू टू द वेस्टर्न पार्ट। तो अब धीरे धीरे मतलब हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस अब आ गया है। सुबह बहुत डर लगा था कि अब तड़के के सुबह उठे और न्यूज आए कि अचानक वो हो गया, और मेरा दोस्त ने वहां से फोन किया कि भाई हम तो फंस गए हैं, यहाँ तो एयरपोर्ट बंद हो गया है। तो डर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। वैसे यहाँ एक केवैट डालना ज़रूरी है कि एम्बेसी के साथ ये भी संभव हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने उनको एक साथ फ़ोन किया हो, इसलिए फ़ोन पिक ना किया हो। बावजूद इसके छात्रों की जो शिकायत थी वो हमने आपको बताई। छात्रों की सबसे बड़ी शिकायत कम्युनिकेशन को लेकर ही है। वो कह रहे हैं कि एम्बेसी एडवाइजरी तो जारी करती रही इतने दिनों से, पिछले एक हफ्ते से, लेकिन उसकी भाषा कभी बड़ी स्पष्ट नहीं थी। 15 फरवरी को यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया नोटिस कि भारतीय नागरिक वापस लौटने पर विचार करें। ध्यान दीजिए, विचार करने की बात हो रही है। अब छात्रों के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि उनकी क्लासेस का क्या होगा। इस बारे में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ को कई बार लिखा, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। छात्र ये सब होते देख रहे थे। यूनिवर्सिटी से साफ साफ जवाब न मिलने के चलते वो वापस जाने को लेकर कभी आश्वस्त नहीं हो पाए, क्योंकि डिग्री की बात थी, करियर की बात थी, फ्यूचर की बात थी। संकट के करीब आने के बाद जाकर एम्बेसी ने साफ साफ कहा कि यूक्रेन से वापस जाइए, लेकिन उसके बाद एयर स्पेस ही बंद हो गया। बावजूद इसके आपको ये बात जाननी जरूरी है कि जब एयर स्पेस चल भी रहा था, तब भी कई बच्चे फ्लाइट का टिकट नहीं करवा पाए। क्यों? ये सुनकर आपको कानों पर विश्वास नहीं होगा, खुद सुनिए। और पॉइंट ये है कि रेस्क्यू का जो मिशन चलाया गया था, द प्राइस वाज सो हाई। लाइक हमने 2 दिन पहले देखा था, आज की जो फ्लाइट आई थी जो कि चल नहीं पाई, एयर इंडिया, उसकी फ्लाइट ऑलमोस्ट, हाँ, वो ऑलमोस्ट 1 लाख थी। सो हाउ इज इट पॉसिबल? एंड कैसे ये रेस्क्यू मिशन कैसे हुआ, मुझे ये नहीं समझ में आया, बिकॉज द प्राइस वाज 1 लाख। यूक्रेन छोड़ के अमेरिका चले आए, लेकिन भारत की तरफ से जितनी भी एडवाइजरी जारी किया गया वो बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल जैसे नहीं दिख रहा था। ना कोई उसमें ठोस बात ही नहीं, आप छोड़ ही दो, चले ही जाओ। तो और जब इन्होंने फ्लाइट चालू भी किया, उस समय की नॉर्मल फ्लाइट 15, 20,000, 25,000, 30,000 थी, लेकिन ये जो फ्लाइट एवैक्यूएशन के लिए यूज कर रहे थे वो 70,000 ले रहे थे। तो हम इसका क्या माने? जो नॉर्मल फ्लाइट चल रही है वो 30,000 की है, 25,000 की, और जो आप एवैक्यूएट कर रहे हैं वो 70,000 की। इसका क्या मतलब लिया जाए कि भारत सरकार हमसे कमा रही इस कंडीशन में? उन्हें तो हमें इस समय अगर फ्री नहीं ले जाते थे तो एक नॉर्मल प्राइस, वाजिब दाम ले लेते, वाजिब दाम लेते, 25,000, 30,000 ले लेते। कितने बच्चे तो इसलिए फ्लाइट नहीं करा पाए, उनके पास पैसे ही नहीं थे, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है।
ठीक अब है। इस कंडीशन में हम भारत को कितना ये जाने कि नहीं वो हमारे अपने नागरिकों की चिंता करता है। उन्होंने जितनी भी एडवाइजरी जारी किया है, अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो हर जगह उन्होंने इसेंशियल यूज किया। अगर आपको इसेंशियल लगे तो जाए, दे डिडंट से यू हैव टू लीव द कंट्री राइट नाउ। अगर आप इतना इतना ताकत से नहीं कहेंगे तो बच्चे समझ रहे हैं नहीं कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको डर लग रहा है, आपको इसेंशियल लग रहा है, मतलब हमें इसेंशियल लगेगा, हमारे पास कोई खुफिया एजेंसी तो है नहीं कि हमें पता चल जाएगा क्या होने वाला है। अगर कुछ ही हम एक हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री के पास इंफॉर्मेशन होगा, जो हमारे अधिकारी होंगे, हमारे जो मंत्री होंगे, हमारे पास तो इंफॉर्मेशन है नहीं। और हम लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हम 6 ईयर के हैं। अगर हम मान लो चले जाएं तो हमारे लिए भारत सरकार ने इतना तक भी नहीं कहा आप जाओ, आपकी परीक्षा आपकी पढ़ाई के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम यूनिवर्सिटी से बात करेंगे। इतना बड़ी कंट्री है, इतने बच्चे रह रहे हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाना चाहिए होता, अगर वो इस तरीके से बात करते तो आज हम इस कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं होते। 90% स्टूडेंट चले गए होते, मैं मानता हूँ 10% ही स्टूडेंट बचते, लेकिन जो इतने बच्चे बचे हैं 5000 6000, सिर्फ इसी वजह से कि कोई एक ठोस बात तक सरकार की तरफ से नहीं कहा गया बच्चों के लिए। राहत के नाम पर चलाई गई फ्लाइट्स में कई गुना किराया लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। बस हाँ में जवाब देने से पहले सोच लीजिएगा कि अगर वहां आपका बच्चा होता, भाई बहन होता, तो आप क्या कहते। हमने 23 फरवरी के दिल ललन टॉप शो में बहुत विस्तार से बात बताई थी कि यूक्रेन पढ़ने गए ये बच्चे धन कुबेरों के नहीं हैं, ये हमारे आपके जैसे आम लोग हैं। सोचिए अगर एक तरफ का किराया 1.25 लाख तक पहुंच जाए तो क्या रास्ता बचता है। मजबूरी में छात्र यूक्रेन से यूरोप के दूसरे देशों की फ्लाइट्स बुक कर रहे थे और वहां से भारत की फ्लाइट, लेकिन अब सारी फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। एयरस्पेस बंद होने के बाद छात्रों से दूतावास ने कहा कि जहां हैं वहीं रहिए, अगर कीव आ रहे थे तो वापस लौट जाइए, यूक्रेन की पश्चिमी सीमा की तरफ जाइए। भारत संभवतः इसी रास्ते से अपने नागरिकों को निकालने पर भी विचार कर रहा है। यूक्रेन में फंसे छात्रों ने हमें यह भी बताया कि छात्र एटीएम से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, मार्केट में खरीदारी की होड़ लगी है, पेट्रोल पंप पर लाइन लगी है। नज़दीकी बॉम्ब शेल्टर कहाँ है इसके लिए मैप तो हैं, एम्बेसी ने भी जारी किए हैं, लेकिन हर जगह शेल्टर्स नहीं हैं अलग अलग शहरों में, या कुछ लोगों के लिए जो शेल्टर्स बताए गए हैं वो बहुत दूर हैं और वहाँ तक जाने के लिए कोई उपाय नहीं है। बस, कैब, ट्रेन सब बंद हैं। छात्रों के लिए बस एक राहत की बात है कि आज शाम यूक्रेन में भारत के राजदूत पार्थ सतपथी ने एक वीडियो जारी करके आश्वासन दिया है कि दूतावास काम कर रहा है, काम करता रहेगा 24 घंटे और हर भारतीय नागरिक को मदद भी देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बयान जारी किए हैं, सुनिए। प्लेन्स वगैरह भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ की ऐसी स्थिति है कि अब शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। नहीं, ऑलरेडी प्लेन वहाँ पर भेजी गई थी, कुछ बच्चे आए भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन एक प्लेन वहाँ गई, वहाँ पर शायद कुछ ऐसी स्थिति थी, हम प्लेन चाहते हुए भी वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई। तो स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। यूक्रेन में स्थिति की बात है, भारत सरकार कटिबद्ध है कि हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा पूर्ण रूप से की जाए। खबर यह भी है कि यूक्रेन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की है। शाम तक हंगरी में भारतीय दूतावास ने खबर कर दी थी, यूक्रेन का पड़ोसी देश है, कि वहां से एक टीम जो नई बॉर्डर पोस्ट की तरफ निकल गई है, ये टीम यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में मदद करेगी। तो तंत्र अब जाके हरकत में आया है, लेकिन ये सवाल तो बनता ही है कि क्या यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाने का फैसला देरी से लिया गया? क्या इसके लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई? जब पश्चिम के देश लगातार कह रहे थे कि रूस हमला करेगा तो भारत के पास किस तरह की जानकारी थी? आखिर क्यों हालात बिगड़ने से पहले हम छात्रों को वापस नहीं ला पाए? अब हम डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। किसी को यह नहीं लगता कि भारत अपने नागरिकों को वहां छोड़ देगा, लेकिन जो डैमेज हुआ है, छात्रों और उनके अभिभावकों में जो दहशत फैली है, उसका जिम्मेदार कौन है? इस अफरा तफरी का जिम्मेदार कौन है? सोचिएगा। वैसे चलते चलते आपको एक बात और बता दें, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा था कि ये बच्चे यूक्रेन पढ़ने आखिर गए क्यों? भाषा कुछ ऐसी थी मानो पूछ रहे हो कि क्यों गए मरने वहां। ऐसे लोगों को यूक्रेन में भारतीय छात्रों के इस जवाब को सुनना चाहिए, जो और लोग पूछते हैं उनको सुनाना चाहिए।
सर ये तो अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल ही, वैसे ये तो है बहुत नहीं सर, अनफॉर्चुनेट है, बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं उन अनफॉर्चुनेट। लोगों को डिफेंड नहीं कर आप रहा, मैं चाहता हूँ डिफेंड कि की बात आपकी नहीं है जबान सर, से आप वो सर लोग कोई डेवलप्ड जवाब कंट्री के सुने। अंदर जाओगे सर, ये क्राइसिस किसी कोई कंट्री को देख के नहीं आते। 20 कंट्री पे क्राइसिस आना चाहिए, इस कंट्री पे आना चाहिए। आप कल को यूएस में हो, यूके में हो, किधर भी हो, क्राइसिस का मतलब किधर ही नहीं होता। आप चलो, आप ये बात मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ। कोविड आया था, सबसे पहले बहुत बच्चे चाइना चले गए थे। कोविड का 2 साल पहले का सीन हुआ था, सब जगह से भग भग के आ रहे थे। बाद में वो इंडिया के अंदर भी सेम हाल हो गया था, सारी जगह सेम हो गया था। उसमें तो सर किसी ने किसी को ब्लेम नहीं किया, अभी आप इस कंट्री में क्यों पढ़ने गए हो या यहाँ पे आप क्या कर रहे हो। तो सर ये तो मतलब क्राइसिस है। कोविड तो चलो हम नेचुरल मान सकते हैं कोई चीज का, पर ये तो सर ह्यूमन मेड चीजें हैं सारी। तो क्राइसिस सर हम खुद से तो टाल नहीं सकते सर, ये चीजें भी हम ये नहीं करे तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं करे तो वैसा नहीं होगा। ये कोई जरूरी नहीं है सर यूक्रेन पे क्राइसिस है, कल को सर हो सकता है कोई और बड़ी कंट्री पे क्राइसिस आ सकता है, यूएस पे आ सकता है, यूके पे आ सकता है। ये कोई सर, मैं इस बात को बेसलेस मानता हूँ जो ऐसे बोलते हैं भी, आप वहां क्यों उत्तर गए? के निखिल भैया, बिल्कुल जी। निखिल भैया, सूरज बताएं। मेरा कहना ये है कि जैसे भारत में 50,000 सीट है एमबीबीएस का, और भारत में 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं नीट के, तो 50,000 में तो मिल गई अपनी जिंदगी जो उनकी चाहत है। जो 9,50,000 लोग हैं वो क्या करें? अगर उन कोई ऑप्शन ही तो ढूंढेगा इंसान। क्यों बिहार से लोग माइग्रेट होके मुंबई जाते हैं जॉब करने? कोई शौक तो है नहीं उनको घर छोड़ने का। वो पैदल गए उधर कोरोना क्राइसिस में, उनको कोई शौक नहीं था। वैसे भी हमें भी कोई शौक नहीं था। अगर हमारे भारत में सब कुछ, अमेरिका के लोग क्यों इंडिया नहीं आते पढ़ने के लिए? क्यों कनाडा लोग, पंजाब से कनाडा लोग माइग्रेट हो रहे हैं? आदमी कहीं पे अपनी पॉसिबिलिटी देखता है, अच्छी चीजें देखता है, तभी जाता है। या तो हम डॉक्टर बने ना, वैसे भी इतनी भारत में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन कोई इज्जत नहीं है डॉक्टरों की। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे बारे में कौन क्या बात करता है? एफएमजीज के लिए इतना बुरा होता है, 6 महीने में एक बार एग्जाम होता है जी। और जब यहाँ से आने के बाद और जो एग्जाम होता है उसमें भी हमारे लिए कोई बोलने वाला भी नहीं। अगर उन्होंने 4 क्वेश्चन गलत दे दिया, हम आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, इस बार एग्जाम में 4 क्वेश्चन गलत आए हैं और ये हमारे क्वेश्चन सही किए जाएं, हमें इनका नंबर मिलना चाहिए, उसके लिए भी हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं। 20,000 तो सिर्फ यूक्रेन में आए हैं। जॉर्जिया, रसिया, बेलारूस, क्या नाम है, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, एशिया, ईस्ट वहाँ यूरोप, पूरे में जाते इधर हैं। यहाँ तक नहीं, नेपाल और बांग्लादेश तक में भी भारत के छात्र जाते हैं। ये भारत देश विचार करे कि ये लोग क्यों जा रहे हैं। अगर कोई अपना जगह मतलब नहीं है उसे लिए सुटेबल, इसीलिए कहीं जा रहा है। कोई शौक तो यहाँ पे कोई एक भी स्टूडेंट नहीं कहेगा मेरी इच्छा थी बचपन से कि नहीं मैं यूक्रेन में पढ़ूंगा। हाँ, जिसके घर के पास अगर होता तो वो क्यों इतने दूर प्रदेश जाता? तो लोग क्यों जाते हैं? रामानुजन क्यों गए थे वहाँ, क्या नाम है, वहां पढ़ने? तो बस वही बात है कि हमें वो चीज सुविधा नहीं मिली। हमारे यहाँ सीट नहीं है। 10,000 फॉर्म आता है, 10,000 वैकेंसी आती है, 10 लाख लोग फॉर्म भरते, इतनी बेरोजगारी क्यों है? तो इस पे अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मैं उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता। बेसलेस है सर ये सब, बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल बेसलेस है। मैं बस ये चाह रहा था कि इन सवालों का जवाब हमारे पास भी है, लेकिन हम ये चाहते थे कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ये लोग सुने। बढ़ा रहे हैं एमबीबीएस के छात्रों के लिए सीट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? अगर भारत में इतना डॉक्टरों की कमी है, पिछले साल कोरोना क्राइसिस में आपने देखा होगा कितने डॉक्टरों की कमी है, लेकिन फिर भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को अलाउ भी नहीं किया उन्होंने कि नहीं वो प्रैक्टिस कर पाए। उन्हें कोई मतलब कि रिडक्शन भी नहीं दिया कि पासिंग परसेंटेज में। हम लोग यहाँ पे अपना पैसा 30 लाख रुपए खर्च करके पढ़ते हैं, यहाँ से जाके एग्जाम भी देते हैं, उसके बाद भी हमारे लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की भी सुविधा नहीं है कि हम जाएं। हम तो भटकते हैं इंटर्नशिप के लिए भी। हम जानते हैं, हमने शेयर बाजार के इतिहास में 10वीं सबसे बड़ी गिरावट, 10 लाख करोड़ के लुटने की बात और तेल की बढ़ती कीमतों पर बात इस बुलेटिन में नहीं की है। इनको तफसील से आप सुनना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों पर क्लैरिटी लेना चाहते हैं, तो हमारी खास पेशकश खर्चा पानी ज़रूर देखिएगा आज की। फिलहाल हमारा एक ही मंत्र है कि जान है तो जहान है। दी ललन टॉप परिवार यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों की सलामती की कामना करता है और ये भी कामना करता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में एक भी बेगुनाह की जान अब और न जाए। ये थी बड़ी खबर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात नवाब मलिक मामले की। ईडी ने बुधवार को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था और अब वो 3 मार्च तक ईडी की ही हिरासत में रहेंगे।
उन पर क्या केस है हमने बुधवार की दी ललन टॉप शो में आपको विस्तार से बताया ही था। आज उससे आगे की बात करते हैं। आज उनकी बेटी नीलोफर ने मीडिया से बात की, कहा कि ईडी की कार्रवाई का पहले से अंदेशा था। सुनिए। 3 महीनों से देख रहे ईडी आएगी जो हमें मालूम पड़ रहा था बाहर से, तो हमारे पिताजी ने हमें बहुत ब्रीफ किया था, हमेशा स्ट्रिक्टली बोला था कि बेटा देखो ये सब सुनने में आ रहा है तो आप लोग सब केयरफुल रहना। तो हम हमेशा जानते हैं, और क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं केयरफुल रहने के लिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से हमेशा सही करते हैं। जो आपने देखा है पिछली पूरी हिस्ट्री देखेंगे आप मेरे फादर की, तो ऐसा कुछ कभी निकला नहीं है। हाँ, वो बहुत निडर होके चीजें बोलते हैं, इसीलिए ये ईडी एनसीबी ये सब हमारे पीछे पड़ी हुई है। बट हमें जस्टिस पहले भी मिल चुका है, तो आई एम श्योर इस बार भी हमें जस्टिस मिलेगा और हम लोग ये सब चीजों से टूटेंगे नहीं, इनफैक्ट और स्ट्रांग होके निकलेंगे बाहर। तो परिवार कह रहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और इस कार्रवाई से वो ज्यादा मजबूत ही होंगे। लेकिन नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक विकास मंत्री हैं और भी पोर्टफोलियोज हैं उनके पास, और उनकी गिरफ्तारी के बाद विपक्षी पार्टी भाजपा उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। आज बीजेपी ने महाराष्ट्र के कई शहरों में प्रदर्शन किया। पुणे, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद जैसे इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, मांग की कि इस्तीफा दीजिए मंत्री जी। सीएम उद्धव ठाकरे से नवाब मलिक को मंत्रिमंडल से निकालने की मांग की जा रही है। नवाब मलिक के पुतले भी फूंके गए। सुनिए। प्रदर्शन तो नवाब मलिक के समर्थन में भी हो रहे हैं। नागपुर में एनसीपी यानी जिस पार्टी से नवाब मलिक आते हैं उसके कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़े, जिसके बाद नागपुर के सीताबर्डी पुलिस थाने की पुलिस ने एनसीपी के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। सीताबर्डी नागपुर का हार्ट ऑफ सिटी है, बिल्कुल बीच का इलाका। एनसीपी ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए पूरे महाराष्ट्र में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मतलब गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेशर इस तरफ से भी बनाया जा रहा है। अब बात आती है कि क्या सीएम उद्धव ठाकरे गिरफ्तार मंत्री नवाब मलिक को मंत्रिमंडल से हटाएंगे। अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे का आज बयान आया। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी यानी 70 और गठबंधन की सभी पार्टियां नवाब मलिक के साथ हैं। सुनिए। से अभी कहा ये सारी राजनीतिक चालें चल रही है केंद्र सरकार, भारत सरकार। यही बात है कि जब चुनाव आते हैं तब ये सारी एजेंसियां लग जाती है काम पर। मैं उनके वक्तव्य को ज्यादा कीमत नहीं देता। वो तो अभी आप देख रहे हो कि नैराश्य उनको हुआ है, फ्रस्ट्रेशन हुआ है, और वो जो मन में आए वो बातें बोलते जाएंगे। हम महाविकास आघाड़ी के सारे जो दल है वो एक साथ है, महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है और हम लोगों की काम करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस्तीफे की मांग पर अड़ी है और सरकार मंत्री नवाब मलिक के पक्ष में मजबूती से डटी नजर आती है। दूसरी सुर्खी में बात हिजाब मामले की। कर्नाटक में आज एक नया बवाल हुआ। बेंगलुरु में माउंट कार्मेल नाम के कॉलेज में एक सिख स्टूडेंट को पगड़ी हटाने के लिए कहा गया। जो खबरें आई उनके मुताबिक कॉलेज प्रशासन ने लड़कियों को हिजाब और बुर्का हटाने के लिए कहा। तब उन लड़कियों ने सिख लड़की की तरफ इशारा करके शिकायत की कि उनकी पगड़ी क्यों नहीं हटवाई जा रही, और फिर कॉलेज प्रशासन ने कथित रूप से उस सिख लड़की को भी पगड़ी हटाने के लिए कहा। इस बारे में आधिकारिक तौर पर कॉलेज प्रशासन ने कुछ नहीं कहा है, मतलब नो कमेंट्स कहकर बात आगे कर दी है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने इस घटना के बारे में सवाल जब किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि असल में क्या हुआ है, मैं इस मामले को देखूंगा और रिपोर्ट मांगूंगा। वैसे आपकी जानकारी में इजाफे के लिए हम बताते चलें, सिख धर्म में 5 जरूरी चीज़ें हैं: केश, कृपाण, कंघा, कड़ा और कच्छ। ये सिख धर्म की अनिवार्य प्रैक्टिस का हिस्सा माना जाता है। क्योंकि केस या बाल जरूरी हैं, इसलिए केस को संभालने के लिए पगड़ी पहनी जाती है। पगड़ी की जगह कई पटका भी पहनते हैं लोग। आपने गौर किया होगा कि क्रिकेटर हरभजन सिंह मैच के दौरान पटका बांधते थे, और क्योंकि केस जरूरी है इसलिए सेना जैसे हर इंस्टीट्यूशन में सिखों को पगड़ी बांधने की छूट दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता के तहत ये छूट मिलती है, वैसे ही जैसे नमाज इस्लाम की अनिवार्य प्रैक्टिस का हिस्सा मानी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि शैक्षणिक संस्थान जुमे की नमाज यानी शुक्रवार की नमाज के लिए मुस्लिम स्टूडेंट्स को मस्जिद में जाने की परमिशन अमूमन देते हैं। लेकिन हिजाब के मामले में अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि इस्लाम की अनिवार्य प्रैक्टिस का हिस्सा है या नहीं। कोर्ट में इस पर बहस चल रही है, इसलिए पगड़ी और हिजाब की अभी तुलना सही नहीं कही जा रही। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। अब हिजाब पर कोर्ट वाली बहस की तरफ चलते हैं। कोर्ट ने आज 10 फरवरी वाले अंतरिम आदेश को क्लैरिफाई किया। वो अंतरिम आदेश ये था कि शैक्षणिक संस्थान खोले जाएं और स्टूडेंट्स धार्मिक पहचान क्लासरूम में ना ले जाएं।
इस ऑर्डर के बाद यह हुआ कि कर्नाटक में कई जगह स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स और टीचर्स से हिजाब या बुर्का हटाने के लिए कहा गया। इस पर कोर्ट में यह बात आई थी कि अंतरिम आदेश का गलत फायदा उठाया जा रहा है और उसी पर आज कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 10 फरवरी वाला आदेश डिग्री कॉलेज और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पर लागू होगा जहां ड्रेस कोड अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनका आदेश सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था, टीचर्स के लिए नहीं था। अगली सुर्खी में बात दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश की। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से 48 घंटे के भीतर अमेरिकी इतिहासकार ऑड्रे टुस्के के कुछ ट्वीट्स को हटाने को कहा है। वीडी सावरकर पर किताब लिखने वाले इतिहासकार विक्रम संपत की अर्जी पर कोर्ट का यह फैसला आया है। इससे पहले 18 फरवरी को भी इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश आया था। तब कोर्ट ने इतिहासकार ऑड्रे टुस्की, डॉक्टर अनन्या चक्रवर्ती और डॉक्टर रोहित चोपड़ा पर एक पत्र के पब्लिश करने पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया था। असल में ये तीनों एकेडमिशियन विक्रम संपत पर प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी का आरोप लगा रहे हैं। सावरकर पर लिखी किताब को लेकर यह आरोप है। अमेरिका से तीनों एकेडमिशियंस ने 11 फरवरी को रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी, जो कि लंदन में है, वहां एक पत्र लिखकर मांग की थी कि विक्रम संपत की किताब की पड़ताल होनी चाहिए। विक्रम संपत इस सोसाइटी के सदस्य यानी कि फेलो हैं, तो उस पत्र के खिलाफ और उसे लेकर हो रहे ट्वीट्स को लेकर विक्रम संपत ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और कोर्ट से संपत को राहत मिली है। तो ये था आज का दिल्ली ललन टॉप शो। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। यूक्रेन में जो भारतीय छात्र और भारतवंशी हमें सुन रहे हैं, उनसे हमें कहना चाहते हैं कि अपना ध्यान रखिए, हिम्मत रखिए और एम्बेसी से जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए।